केस नंबर 2 पर आ जाइए। अच्छा केस नंबर 2 में क्या होगा, है ना, केस नंबर 2 में अपन इसको ग्रेटर देन 1 लेंगे, है ना। तो इस बेस को अपन ने क्या ले लिया, ग्रेटर देन 1 ले लिया, ये 2 उधर जाएगा तो x ग्रेटर देन -2 आया। एंड 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 क्या, जैसे ये बेस 1 से बड़ा होगा तो उधर जाने पे साइन तो चेंज होगा ही नहीं, साइन तो सेम ही रहेगा, क्लियर है। तो जब उधर जाएगा तो क्या होगा, उधर जाएगा तो साइन चेंज नहीं होगा। तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ये चीज़ तो एज इट इज रहेगी, है ना, ये चीज़ तो आपके एज इट इज रहेगी, और उधर जाने पे साइन चेंज नहीं होगा तो ग्रेटर लेस देन 1 आएगा। आ गया, ठीक है। अच्छा इधर आ जाइए, यहाँ पर क्या होगा, ये 2 उधर जाएगा, है ना, तो बन जाएगा 2x - 1 अपॉन x + 3 लेस देन 2। अब इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का कॉमन चाहिए होगा बेटा आपको, ठीक है, इसका और इसका कॉमन चाहिए होगा। क्यों, क्योंकि ये 0 से बड़ा भी होना चाहिए, 2 से छोटे का मतलब तो नेगेटिव में भी जा सकता है भाई, समझ रहे हो ना, 2 से छोटे का मतलब नेगेटिव में भी जा सकता है, इसलिए वो कंडीशन मैंने पहले लिख ली थी, मुझे पता था उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और गलती ना हो तो शुरू में लिख लो, सबसे बेस्ट तरीका है, गलती होगी नहीं, झंझट ही खत्म, क्लियर। तो ये चीज़ और ये चीज़ का हम क्या करेंगे, इसका और उसका कॉमन लेंगे इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में, राइट। चलिए इधर आ जाइए, इसको शिफ्ट कर लेते हैं, 2 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, चलिए शिफ्ट, कितना आएगा, तो 2x - 1 - 2x - 6 अपॉन x + 3, ये विदा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये आएगा माइनस का 7 अपॉन x + 3, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 7 अपॉन x + 3। श्योर, आ गया ना, ये आ जाएगा। अच्छा यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ तक आने के बाद एक ही पॉइंट मिलेगा यहाँ से, कौन सा मिलेगा, -3, प्लस और माइनस कौन सा चाहिए बेटा, प्लस, तो यहाँ से मिलेगा -3 से इन्फिनिटी, करेक्ट। अब कॉमन निकालो, देखो कॉमन किस किस का निकलेगा, कॉमन निकलेगा एक तो इसका ग्रेटर देन -2 का, कॉमन निकलेगा इसका, और कॉमन निकलेगा इस बार इसका, ठीक। तो वो कह रहा है -2 से बड़ा ही देखो, पहले ही बोल दिया उसने -2 से बड़ा ही देखो, और जब -2 से बड़ा देखो ना तो ये तो देख ही नहीं सकते आप, ठीक है, ये तो देख ही नहीं सकते क्योंकि तो -2 के छोटा है। इधर आ जाइए, तो आपका अच्छा क्या, -2 से बड़ा, -2 से बड़ा और इसमें कॉमन क्या हुआ बेटा, हाफ से इन्फिनिटी, ठीक है, -2 से बड़ा और इसमें कॉमन क्या हुआ बेटा, हाफ से इन्फिनिटी, क्लियर। और हाफ से इन्फिनिटी और इसमें कॉमन निकालें, हाफ से इन्फिनिटी और इसमें कॉमन निकालें तो दोनों में हाफ से इन्फिनिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इन दोनों में हाफ से इन्फिनिटी आ रहा है, इसका मतलब क्या आंसर हुआ, हाफ से इन्फिनिटी इस पार्ट का, इस पार्ट का, क्लियर। इस वाले पार्ट का आंसर तो ये आया था पहले वाले केस का, और दूसरे वाले केस का आंसर बेटा ये आया। तो फाइनल आंसर क्या आया बताइए, फाइनल आंसर आया -4 से -3 और यूनियन हाफ से इन्फिनिटी, ये आपका आंसर है, ठीक। मतलब मुझे लगता है यार इतने क्वेश्चन करा दिए ना, अब आपको आदत हो जानी चाहिए, मतलब आपने सीख लिया करना कैसे, सीख लिया, बेस वेरिएबल आएगा तो सर ने क्या सिखाया, बेस कांस्टेंट आएगा तो सर ने क्या सिखाया, ये आपको आ जाना चाहिए, राइट। ओके चलिए और क्वेश्चंस लेते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है पिछले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा, थोड़ा सा टर्म्स भी थोड़ी बड़ी बड़ी सी लग रही हैं। अच्छा हम जैसे मैं लॉग पढ़ाया मैंने, है ना, जब मैं लॉग पढ़ा रहा था तो मैंने लॉग में कई बार ये वर्ड यूज़ किया हुआ है, ऐसा नहीं, मैंने कई बार बोला होगा यार कोई चीज़ बार बार दिखती है ना तो उसे कुछ नाम दे दिया करो, सही रहता है, कौन बार बार कैरी करेगा यार, ठीक। तो मैंने यहाँ पर एक चीज़ देखी, क्या मैंने देखा यार, ये एक्सप्रेशन यहाँ पर और यही एक्सप्रेशन यहाँ पर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो सेम चीज़ बेटा यहाँ भी आ रही है और सेम चीज़ यहाँ भी आ रही है, तो उसको अल्फा बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, अल्फा, लेट, तो लेट तुझे अल्फा बोल दिया, ठीक है। तो इस पूरे भाई को हमने अल्फा बोल दिया, तो आसान हो जाएगा ना, कैसे आसान हो जाएगा, इस क्वेश्चन को अब मैं लिख सकता हूँ अल्फा -8 और अल्फा -6, क्लियर है, ये कितना आएगा, अल्फा स्क्वायर -14 अल्फा प्लस 45, ये आ जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है, आ जाएगा। यहाँ तक आने के बाद इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो अल्फा -5 और अल्फा -9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, आ गया। अच्छा अब हम क्या करेंगे, वापस अल्फा रिप्लेस करेंगे, भाई अल्फा माना इसलिए था थोड़ा आसान पड़ता है, तो हमने अल्फा रिप्लेस कर दिया, है ना, तो अल्फा की जगह वापस ये रख देते हैं,
उसमें मैंने क्या किया, उसमें एक काम और कर दिया, मैंने क्या करा, log x बेस 3 को t मान लिया। कौन इतना बड़ा बड़ा लिखेगा भाई, कौन बड़ा बड़ा लिखेगा? तो जब मैं अल्फा लिखूंगा ना, ये पूरा अल्फा माना था मैंने, ठीक है, अल्फा लिखूंगा, लेकिन इसमें ये जो वाला टाइम है, जो टर्म है, इसको t लिखूंगा। तो क्या लिखूंगा, तो 2t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 5, 2t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 5, इधर कितना आएगा, 2t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक, तो 2t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 5, 2t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 9, क्या आ जाएगा? चलिए अब बचा फैक्टर वाला काम, वो हम कर लेते हैं, है ना। तो इसके फैक्टर कर लेते हैं। इसके फैक्टर क्या होंगे, 2t माइनस 5 और t प्लस 1, ठीक है। इसके फैक्टर, इस वाले पार्ट के फैक्टर कर लिया मैंने, 2t माइनस 5, है ना, और t प्लस 1। इधर आ जाइए, इसके फैक्टर क्या होंगे, -3 और +3, ये आपके फैक्टर हो जाएंगे। करेक्ट है, करेक्ट, ये फैक्टर हो गए, ठीक है। तो इस वाले एक्सप्रेशन के फैक्टर हमने किए, इस वाले एक्सप्रेशन का हमने फैक्टर कर लिए। अच्छा, फैक्टर करने के बाद हमें 4 पॉइंट मिलेंगे यहाँ से। कौन कौन से 4 पॉइंट मिलेंगे? यहाँ से मुझे मिलेगा एक तो t 5/2 मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगा, -3/2 मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। समझ में आ गया? तो 4 पॉइंट आपको मिलेंगे। कौन कौन से 4 पॉइंट मिलेंगे, -3/2, -1, 5/2 और 3, प्लस माइनस और प्लस। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझो, स्टार्ट कैसे किया। चूंकि एक्सप्रेशन बहुत बड़ा टाइप का लग रहा था, अपन ने इसको अल्फा बोला, अल्फा बनने से कंफर्टेबल जोन में आया, इसके फैक्टर हो गए। फिर हमने वापस अल्फा रिप्लेस किया, लेकिन अल्फा रिप्लेस करते समय हमने इस चीज़ को टी बोल दिया, तो हमने इसको दोबारा फैक्टर कर लिया। फैक्टर करने के बाद ये कंफर्टेबल हो गया, बहुत ही कंफर्टेबल हो गया। ये आ गया अपने पास 4 पॉइंट, अपन ने चारों को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब हमें चाहिए कौन सा, प्लस वाला पार्ट। कौन सा चाहिए, प्लस एक तो ये रहा, प्लस एक ये रहा, और एक प्लस ये रहा, ले लिया, ठीक है, ले लिया प्लस वाला पार्ट। ठीक, प्लस वाला पार्ट लेने के बाद अब हमें क्या मिला, देख लेते हैं क्या मिल रहा है, ठीक है। तो हमें जो मिल रहा है, यहाँ से मिलेगा t बिलोंग्स टू -∞ से -3/2, -1 से 5/2 और यूनियन 3 से इन्फिनिटी। समझ में आ गया? तो -∞ से -3/2 यूनियन -1 से 5/2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ठीक। और t की जगह वापस क्या रखेंगे, log x बेस 3। तो t को उठा के क्या लिख देंगे बेटा, t को उठा के लिख देंगे log x बेस 3, ठीक है। यही लिख देता हूँ, यही लिख देता हूँ, लिख दिया। चलिए अब करना क्या है भाई, ये 3 बेस उधर जाएगा, है ना। जैसे उधर जाएगा 3 बेस, तो क्या बनेगा, 3 टू द पावर -∞। भाई 3 की पावर इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, और 3 की पावर -∞ 0 को अप्रोच करता है, ठीक है। तो 3 की पावर इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, -∞ पर 0 आएगा, 0 की तरफ अप्रोच करेगा। क्लियर? तो 3 की पावर -∞ 0 को अप्रोच करेगा, और 3 की पावर -3/2, इधर आ जाइए, 3 की पावर -1 1/3 होता है ना। 3 की पावर -1 फिर 1/3 होगा, और 3 की पावर 5/2, 3 की पावर 5/2 का मतलब हो गया जो भी होगा, ठीक है, 3 की पावर 5/2, ठीक। और 3 की पावर 3 कितना होगा, 27, और 3 की पावर इन्फिनिटी कितना होगा, इन्फिनिटी। ये आपका फाइनल आंसर है। समझ में आ गया? ये आपका आंसर होगा, इस तरह से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो 5/2 का मतलब हो गया 2 + हाफ, है ना, 2 + हाफ। तो आप चाहो तो 3 का स्क्वायर और √3 वो लिख सकते हो, है ना। बाकी ऐसे चाहे तो ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका फाइनल आंसर है। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। देखिए क्वेश्चन आ गया हमारे पास। हमने क्या किया, सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ x है, ठीक है। देखो शुरू में आप ये कंडीशन लिख लो। क्या लिखोगे आप, कंडीशन लिखोगे कि x² + x/(x + 4) पॉजिटिव होना चाहिए। भाई देख लेंगे ना, बाद में ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, वो बात का काम है। आप शुरू में तो लिख ही लो, बाद में देखा जाएगा, ओके। चलिए अब क्या होगा, 0.5 उधर जाएगा। जैसे ही 0.5 उधर जाएगा तो 0.5 की पावर 0,1 होगा, लेकिन चूंकि बेस x से छोटा है तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा।
तो 0.5 की पावर 0 1 आ गया, साइन चेंज, अब 6 उधर जाएगा, 6 की पावर 1 6 आ गया। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की है। वो समझने वाली बात क्या है बेटा, समझने वाली बात ये है, आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि ये चीज़ ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो जब ये पॉजिटिव चाहिए थी अपन को और ये 6 से बड़ी आ रही है, तो जब कोई चीज़ 6 से बड़ी आ गई तो पॉजिटिव अपने आप हो गई ना। अब इस कंडीशन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, अरे जब ये चीज़ 6 से बड़ी है तो 0 से तो अपने आप ही बड़ी होगी, तो इसको सॉल्व करके क्या करूँगा, इसी को सॉल्व करेंगे। क्लियर। अब क्या करेंगे, सबसे पहले 6 को उधर शिफ्ट कर लो, कर लिया, इधर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 अपॉन एक्स प्लस 4 आ गया। और यहाँ से अपन इसके फैक्टर करेंगे, तो x माइनस 8 और x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 ये आ जाएगा। श्योर है, ठीक है। तो अपन ने क्या करा, ये इसको शिफ्ट किया, अपन ने इधर एलसीएम ले लिया, तो ये आ जाएगा, इसके फैक्टर करेंगे, ये आ जाएगा, आ गया। ठीक, यहाँ तक आने के बाद आपको 3 पॉइंट मिलेंगे। कितने पॉइंट मिलेंगे, 3। कौन कौन से, तो आपको 3 पॉइंट मिल रहे हैं, -4 -3 और 8, प्लस माइनस प्लस और माइनस, कौन सा चाहिए, प्लस। समझ में आ गया। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा -4 से -3 और यूनियन 8 से इन्फिनिटी, ये आपका आंसर है। समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा -4 से -3 यूनियन 8 से इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व एंड फाइंड x। अच्छा क्वेश्चन है, मॉड भी लगा हुआ है ना। अच्छा, मॉड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो हमें दिक्कत नहीं आएगी भाई। जिस बच्चे ने मॉड नहीं पढ़ा हुआ हो तो डेफिनेटली उसको दिक्कत आनी चाहिए, पर जिस बच्चे ने पढ़ लिया उसको दिक्कत नहीं आएगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, शुरू में देखो, आप ये देख लो कि ये टर्म कैसी है, पॉजिटिव, ये टर्म कैसी है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ये भी, पॉजिटिव ये भी, पॉजिटिव है ना पूरा का पूरा एक्सप्रेशन। और जब पूरा का पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव है तो हमें दिक्कत ही नहीं है, तो वो कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन सी वाली कंडीशन, कि लॉग के साथ नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। अरे क्या जरूरत है जब ऑलरेडी पॉजिटिव है तो, ठीक है, तो वो कंडीशन हमें लिखनी नहीं है। अब क्या होगा, जैसे ये 3 उधर जाएगा, 3 की पावर 0 1 हो जाएगा, राइट। तो जैसे ये 3 उधर जाएगा तो 3 की पावर 0 1 हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास क्या आएगा, ये चीज़ आ गई, अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में ये आ गया, 3 की पावर 0 1 आएगा, आ गया, ठीक है। अब चूंकि ये नंबर पॉजिटिव है, पक्का पॉजिटिव है, 0 कभी होगा नहीं, डेफिनेटली 0 नहीं होगा, क्योंकि ये 5 पर 0 होगा तो ये 5 पर 0 नहीं होगा, ये 0 पर 0 होगा तो ये 0 पर 0 नहीं होगा, तो ये कभी 0 होगा ही नहीं। और जब कभी 0 नहीं होगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने इस एक्सप्रेशन को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, समझ आ गया। तो आपने इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अब यहाँ पर क्या केसेस बनाने पड़ेंगे, क्या बनाने पड़ेंगे, केसेस। क्यों बनाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ भी मॉड आ रहा है और यहाँ भी मॉड आ रहा है, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, x माइनस 4 प्लस 3 और यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस मॉड x माइनस 5, ठीक है, आ गया। अब ध्यान रखना, केसेस बनाने पड़ेंगे। यहाँ से 5 मिलेगा, यहाँ से 0 मिलेगा, यहाँ से 4 मिलेगा, 0 4 और 5, क्लियर, 0 4 और 5, राइट। इसके बारे में मैं पहले ही समझा देता हूँ आपको, यहीं पर ही समझा दूँ, ठीक है। अगर मैं इसका साइन डायग्राम बनाऊँ, प्लस माइनस और प्लस, ठीक है। अगर मैं इस वाले पार्ट का साइन डायग्राम बनाऊँ तो 0 से 4 में, तो 0 से 4 में क्या बनेगा भाई, 4 के आगे तो प्लस के साथ खुलेगा, 0 से 4 में माइनस के साथ खुलेगा और 0 के पीछे प्लस के साथ खुलेगा, ठीक। और इस वाले केस में तो आपको पता ही क्या बनाना है, 5, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केस नंबर फर्स्ट, जब x 5 से बड़ा है, जब x 5 से बड़ा है, देखिए
जब आप x 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा कुछ भी ले लो आप, 5 से बड़े में कोई दिक्कत नहीं, 5 से बड़ा है तो ये प्लस के साथ ही खुलेगा, ठीक है, और 5 से बड़े पर ये वाला भी प्लस के साथ खुलेगा। वो तो कह रहा है ना कि 4 के आगे कहीं भी चले जाओ मैं प्लस के साथ ही खुलूंगा, ठीक है। तो 5 से बड़े पर ये भी प्लस के साथ खुलेगा और ये भी प्लस के साथ खुलेगा। तो मैं लिख देता हूँ, क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5। समझ में आ गया। तो जब x 5 से बड़ा है तो ये भी प्लस के साथ खुलेगा और ये भी प्लस के साथ खुलेगा और ये कैंसिल हो गया, हो गया। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 8 और ये आएगा कितना, ये अपने पास आएगा 5x। तो यहाँ से x आ गया लेस देन इक्वल्स टू 8/5 आ गया। अब सोचो भाई आपने क्या लिया, आप तो बोल के चले थे कि ऐसा होगा तो मैं ऐसा लिख पाया, ठीक है। तो ऐसा होना जरूरी है ना, ये होगा तब मैं ऐसा लिख पा रहा हूँ। तो अब इसका और इसका कॉमन लिया तो ये कह रहा है 5 से बड़ा और ये कह रहा है 8/5 से छोटा, मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। एक कह रहा है मैं तो 5 के आगे खड़ा हूँ, दूसरा कह रहा है नहीं मैं तो 8/5 के पीछे खड़ा हूँ। तो दोनों में कॉमन ही नहीं है ना, मिलेंगे नहीं कभी दोनों से, जब दोनों में कॉमन नहीं है। तो यहाँ से x 5 आएगा, यानी इस केस से मुझे कोई आंसर नहीं मिलेगा। तो केस नंबर 1 से मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी 5 मिलेगा, राइट। अब मैं चलता हूँ केस नंबर 2 के पास, अब मैं चलूँगा केस नंबर 2 के पास, ठीक है। जब मैं केस नंबर 2 के पास जाऊँगा तो केस नंबर 2 होगा मेरा 4 से 5। 4 से लेकर 5 के बीच में, क्योंकि हम 4 के आगे खड़े हैं तो ये तो प्लस के साथ ही खुलेगा, ठीक है ना। ये तो 4 के आगे तो प्लस के साथ ही खुलेगा, तो ये चीज़ तो प्लस के साथ खुलेगी, ओके, ठीक है। और वो जो दूसरी वाली चीज़ है, तो दूसरी वाली चीज़ आपको दिख रही है, क्योंकि ये 5 से छोटा लिखा हुआ है तो ये माइनस के साथ खुलेगा। किसके साथ, माइनस के साथ। ये कैंसिल हो गया, हो गया। अब देख लेते हैं कितना आएगा। यहाँ माइनस का 3x बचेगा, ठीक है। उधर कितना बचेगा, माइनस का 8। तो माइनस का 4x प्लस x माइनस का 3x बचेगा और ये माइनस का 8 बचेगा। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, साइन चेंज, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते ही साइन चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। तो यहाँ से आ रहा है x लेस देन इक्वल्स टू 8/3 आ रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि भैया ये हम लेके चले थे 4 से लेकर 5 तक, है ना, 4 से 5, और ये भाई साहब कह रहे हैं कि अगर मेरे साथ आना है तो 8/3 यानी 2 से छोटा, 2 से छोटा और 4 से 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 5। यहाँ से भी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक। तो दोनों केसेस से कुछ नहीं मिलेगा आपको, ना तो केस नंबर 1 से कुछ मिला ना केस नंबर 2 से कुछ मिला, ठीक। हम चलेंगे केस नंबर 3 के पास। आइए चलते हैं केस नंबर 3 के पास। केस नंबर 3 में क्या होगा, केस नंबर 3 होगा 0 से 4। और आपको याद होगा मैंने ऊपर बना रखा था, कि 0 से 4 में नेगेटिव है, ठीक है। तो ये चीज़ 0 से 4 में माइनस के साथ ओपन होगी, किसके साथ, माइनस के साथ ओपन होगी, क्लियर। तो ये चीज़ 0 से 4 में माइनस के साथ ओपन होगी, एज इट इज रहेगा, ठीक। और 0 से 4 में ये चीज़ भी माइनस के साथ ओपन होगी। तो 5 से छोटा कहीं भी चले जाओ माइनस के साथ ही ओपन होगी, ठीक है। यहाँ तक आ गया, सबको एक तरफ ले जाओ, सारी दुनिया को एक तरफ ले जाओ। 0 x स्क्वायर 2x स्क्वायर, अच्छा 4x और माइनस x, माइनस का 5x प्लस 2 आ गया। तो यहाँ से आएगा 2x माइनस 1 और x माइनस 2, क्लियर। यहाँ से 2 पॉइंट मिलेंगे आपको, कौन कौन से, हाफ और 2, प्लस माइनस और प्लस कौन सा लेंगे, माइनस, यानी x आएगा हाफ से लेकर और 2 तक आ गया, ठीक, ओके। अब इसका और इसका कॉमन निकालेंगे, भाई कॉमन तो निकालना ही है, कॉमन निकालने बिना तो काम चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस वाले केस में और इस वाले केस में हमें कॉमन मिल गया, हमारी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि वो कह रहा है 0 से 4, 0 से 4 के बीच में हाफ से 2 आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आता है। और 0 से 4 के बीच में हाफ से 2 आता है, इसका मतलब कॉमन मिला। और क्या मिला, यही है कॉमन बेटा, क्या है, हाफ से लेकर 2 तक, ठीक है। तो चलो एक आंसर तो आपको मिल गया, एक आंसर तो आ गया। अब एक और केस बचा है, वो भी देख लेते हैं, लास्ट, ठीक है, लास्ट केस वो भी देख लेते हैं। लास्ट केस क्या था भाई, लास्ट केस हमारा था केस नंबर 4, जब x 0 से छोटा है,
अगर x 0 से छोटा है तो ये चीज़ प्लस के साथ खुलनी थी, किसके साथ खुलनी थी, प्लस के साथ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है। और उधर क्या लिखा हुआ था, उधर लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर, और 0 से छोटा है, ये तो माइनस के साथ ही खुलना है, 5 से छोटे हर केस में ये माइनस के साथ ही खुलना था, ठीक है। देख लेते हैं, ये भाई साहब उड़ गए इसके साथ, खच्चू खच्चू, सारी दुनिया उधर ले जाओ, है ना, तो उधर ले जाएंगे सारी दुनिया, तो क्या बचेगा, अच्छा 3 और ये 5, तो -2 बचा, और उधर गया तो 3x बचा, 3 से डिवाइड कर दो, -2/3 से छोटा, -2/3 से छोटा, क्लियर। अच्छा -2/3 से छोटा, ये कह रहा है 0 से छोटा, ये कह रहा है -2/3 से छोटा, समझ गए, 0 से छोटा, दूसरा कहता है -2/3 से छोटा, कॉमन क्या हुआ, जहां दोनों कलर मिलेंगे, क्लियर। तो बताओ आंसर क्या हुआ, -∞ से -2/3 आ गया। चलिए अब मुझे फाइनल आंसर लेना है। फाइनल आंसर क्या होता है, जितने केसेस बनते हैं सबका यूनियन कर देते हैं। मान लो केस नंबर फर्स्ट से कुछ मिला ही नहीं, गोली मारो, केस नंबर सेकंड से कुछ मिला ही नहीं, गोली मारो, केस नंबर थर्ड से मुझे ये मिला और केस नंबर फोर्थ से मुझे ये मिला, क्लियर। तो फाइनल आंसर क्या होगा बेटा, इसका और इसका यूनियन कर देंगे। तो आंसर क्या आया फाइनल, है ना, फाइनल आंसर आएगा -∞ से -2/3 और यूनियन हाफ से लेकर और 2 तक, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये मेरे पास आ गया क्वेश्चन, हमारे पास है log 2, मतलब बेस में तो 2 है, ठीक है, और ये पूरे का स्क्वायर है ना, इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर है ये, ठीक है, ग्रेटर देन -1/2 है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना क्या, सिंपल क्वेश्चन है, कैसे, देखिए ये बात तो तय है कि जब चूंकि ये पूरे एक्सप्रेशन का स्क्वायर है, तो दुनिया में कोई भी चीज़ जब स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही आएगी, नेगेटिव तो आ नहीं सकती। आज मैंने आपके सामने लिख दिया x² ग्रेटर देन -1/2, हमेशा ट्रू है, क्योंकि ये टर्म पॉजिटिव आएगी, ये नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा होगा, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, तो ये तो हमेशा ट्रू है, सॉल्व इट्स ट्रू बस। तो जब ये चीज़ मुझे पता है कि हमेशा ट्रू है, तो मैं सॉल्व क्यों करूँगा, मुझे सॉल्व नहीं करना, ठीक, क्योंकि मैं जानता हूँ ये ट्रू है हमेशा। आपसे पूछा जाए x² ग्रेटर देन -1, इट्स ट्रू, आपसे पूछा जाए x² ग्रेटर देन -2, इट्स ट्रू, ट्रू है हमेशा भाई, हमेशा ट्रू है। तो ये चीज़ हमेशा ट्रू है भाई, बस इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, क्या, भूल मत जाना, ये चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए, ये चीज़ कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो भूल मत जाना, ये टर्म कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, समझ आ गया, क्लियर। तो ये टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए, यहाँ से 2 पॉइंट मिलेंगे, कौन कौन से, 3/4 और 4/3, बस ये आपका आंसर है, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा, राइट है। लीजिए ये आपका आंसर, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने का समझ में आया, मोटो क्या है, मोटो सिर्फ इतना सा है भाई, ये बताना तो सॉल्व नहीं करना है, ये स्क्वायर है भाई, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव से तो बड़ा ही होगा, तो आपको सिर्फ ये कंडीशन लगानी है कि ये चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए, बस ये लगा लो, यहाँ से 3/4, यहाँ से 4/3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा इसी क्वेश्चन को अगर मैं चेंज कर दूँ, सपोज इसी क्वेश्चन को अगर चेंज कर दिया जाए और नीचे कर दिया जाए 4 - 3x, क्या कर दिया जाए, 4 - 3x, तब क्या होगा, ठीक है। अगर इसको सॉल्व चेंज कर दिया जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सिंपल एक ही कंडीशन लगेगी, क्या लगेगी, कि ये चीज़ क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, समझ आ गया, और कुछ नहीं लगना, सिर्फ ये चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए। अच्छा चूंकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, कैसा है, नेगेटिव, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से, किससे, माइनस, क्योंकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से कितने पॉइंट मिलेंगे, 2, कौन कौन से, 3/4 और 4/3, प्लस माइनस और प्लस कौन सा लेना है, माइनस, तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा बेटा 3/4 से और 4/3, ये आपका फाइनल आंसर है, राइट। तो ये जो आपने देखा ना, सब ये लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़ हैं, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़ को मेरे ख्याल से सॉल्व करना अब आपने सीख लिया होगा, हमने इतने सारे एग्जांपल्स करे हैं, ठीक। तो आई थिंक आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह से हमें लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना चाहिए, ठीक, ओके। अब हम आगे बढ़ेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पॉलिनोमियल।
ठीक है। देखिए सबसे पहले समझते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है ना। तो अगर मेरे पास कोई एक्सप्रेशन इस तरह से लिखा हुआ है, किस तरह से, है ना, y इक्वल्स टू एफ एक्स इज सेट टू बी पॉलिनोमियल, y इक्वल्स टू एफ एक्स इज सेट टू बी पॉलिनोमियल इफ है ना, एफ एक्स इक्वल्स टू, एफ एक्स बोलिए, y इक्वल्स टू बोलिए, जैसा भी आपको लगे, ठीक है ना, a नॉट एक्स की पावर n प्लस ए वन एक्स की पावर n माइनस वन, ठीक है, और ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन, ये बेसिकली एक पॉलिनोमियल है। भाई पॉलिनोमियल क्या है? ये पॉलिनोमियल जो आपके सामने लिखा हुआ है ना, y इक्वल्स टू एफ एक्स इज सेट टू पॉलिनोमियल, अगर इस तरह से लिखा हो तो इसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक। अच्छा, अब इसमें कुछ चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। क्या नज़र आ रही होंगी? जैसे ए नॉट नज़र आ रहा है, ए वन नज़र आ रहा है, ए टू नज़र आ रहा है, राइट। तो ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री, ये सब क्या है? ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक। तो पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है? पहली और इम्पॉर्टेंट बात कि ए नॉट, ए वन, ए टू, ए एन माइनस वन और ए एन, दे ऑल आर कॉन्स्टेंट्स। कांस्टेंट का मतलब समझते हैं ना, इनकी वैल्यू 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है, लेकिन सारे के सारे कांस्टेंट हैं, ठीक। अब इसमें दो बातें हैं। कौन सी दो बातें हैं? अगर ये रियल है, क्या है? रियल, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं ये सारे के सारे कांस्टेंट्स रियल हैं, अगर रियल हैं तो उसे हम बोलते हैं रियल पॉलिनोमियल, देन पॉलिनोमियल इज रियल पॉलिनोमियल। सीधा सीधा फंडा है कि अगर ये चीज़ें क्या होगी, रियल होंगी, तो पॉलिनोमियल इज सेड टू बी रियल पॉलिनोमियल, ठीक। अगर कोई कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, सी का मतलब कॉम्प्लेक्स, ठीक है, अगर ये कॉम्प्लेक्स को बिलोंग करती हैं तो पॉलिनोमियल कैसा होगा? तो पॉलिनोमियल इज कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? ठीक। अच्छा, ये बात तो हो गई इनके बारे में, कॉन्स्टेंट्स के बारे में सारी बातें हो गई। अब बात करते हैं यहाँ पर ए नॉट क्या कहलाता है, ठीक। तो जो हाईएस्ट पावर होती है ना, जो हाईएस्ट पावर होती है उसके साथ का जो कोफिशिएंट होता है वो कहलाता है लीडिंग कोफिशिएंट। क्या कहलाता है? लीडिंग कोफिशिएंट। हाईएस्ट पावर के साथ जो है वो हमेशा क्या कहलाता है? लीडिंग कोफिशिएंट कहलाता है। तो ए नॉट इज नोन एज लीडिंग कोफिशिएंट, ए नॉट इज नोन एज लीडिंग कोफिशिएंट। भाई जब तक आपको एक एक चीज़ पता नहीं होगी हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तब को एक एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। क्या कि भाई ये सब चीज़ें क्या थी? कांस्टेंट थी। अगर ये रियल है तो रियल पॉलिनोमियल है, अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है, और जो हाईएस्ट पावर के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो हमेशा लीडिंग कोफिशिएंट कहलाता है। क्या कहलाता है? वो हमेशा लीडिंग कोफिशिएंट कहलाता है। और ध्यान रखिए, अगर ये ज़ीरो नहीं है, इफ़ ए नॉट इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, अगर ये ज़ीरो नहीं है तो जो ये डिग्री आप जो हाईएस्ट पावर देख रहे हैं ना, दैट हाईएस्ट पावर इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अगर ये चीज़ जीरो नहीं है तो जो हाईएस्ट पावर आपको मिल रही है n इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इफ a नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो देन n इज सेड टू बी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। समझ आ गया? क्लियर? अगर a नॉट जीरो नहीं है, अगर ये चीज़ जीरो नहीं है तो n इज सेड टू बी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और ध्यान रखिए, डिग्री भाई पावर जो है वो हमेशा क्या होती है कि इंटीजर होगी। और इंटीजर कैसी होगी भाई? जीरो हो सकती है, वन हो सकती है, टू हो सकती है। यानी आपके पास जो n होगा, n क्या होगा? n ऑलवेज बिलोंग्स टू होल नंबर। स्टार लगा लीजिएगा इस पॉइंट पर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान रखिए, डिग्री जो होगी वो हमेशा कैसी होगी? होल नंबर्स होगी। होल नंबर का मतलब जीरो हो सकती है, वन हो सकती है, टू हो सकती है, 1/2 नहीं हो सकती, 3/2 नहीं हो सकती, 5/2 नहीं हो सकती, 5/4 नहीं हो सकती, 3/4 नहीं हो सकती। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, जो डिग्री होगी वो हमेशा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी होल नंबर होनी चाहिए, राइट। तो ये तो हो गया पॉलिनोमियल के बारे में एक बेसिक आइडिया कि भाई ये चीज़ हमारे को पता होनी चाहिए, राइट। अब पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करते हैं दो तरीके से। अच्छा, पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल दुनिया भरी पड़ी है। कोई बच्चा पूछे कि पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल तो बता दो सर। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। x² + x + 1, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। 2x³ + x² + x + 1, ये भी एक पॉलिनोमियल है ना। तो ये सब पॉलिनोमियल्स हैं, राइट। तो ये सब पॉलिनोमियल हैं। अब पॉलिनोमियल को हम दो तरीके से देख सकते हैं, या तो डिग्री के अकॉर्डिंग देखें या नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग देखें, राइट।
तो हम दोनों तरीके से देखते हैं कि पॉलिनोमियल को अगर मैं देखना चाहता हूँ तो पॉलिनोमियल को मैं दो तरीके से देख सकता हूँ, या तो डिग्री के अकॉर्डिंग या फिर नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग। तो राइट, सबसे पहले बात करते हैं पॉलिनोमियल को हमने डिवाइड किया है ऑन बिहाफ ऑफ डिग्री, ऑन बिहाफ ऑफ डिग्री, ठीक है, और ऑन बिहाफ ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। समझ आ गया? मुझे एक तो डिग्री के बेसिस पे देखना है और एक मुझे नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे देखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ डिग्री, राइट। अच्छा, अगर मैं डिग्री के हिसाब पे बात करूं तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर डिग्री 0 है, ठीक है। अच्छा, डिग्री 0 होने का क्या मतलब है? डिग्री 0 होने का मतलब है एक्स की टर्म आएगी ही नहीं भैया। जब एक्स ही नहीं आ रहा है इसका मतलब तभी तो डिग्री 0 होगी। अगर मान लो एक्स की टर्म प्रेजेंट है तो इसका मतलब एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3 कुछ तो होता। अगर डिग्री 0 है इसका मतलब एक्स प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। तो अगर डिग्री 0 है तो उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? देन पॉलिनोमियल इज सेड टू बी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। समझ आ गया? ठीक। तो अगर डिग्री 0 है इसका मतलब पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल अगर हम लिखते हैं तो उसमें एक्स की कोई टर्म नहीं आएगी। यानी पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका होता है एफ एक्स इक्वल्स टू सी, और ध्यान रखिए सी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, समझ आ गया? सी 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर सी 0 होगा तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं भाई। कल को सी 0 हो गया तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे मैंने आपसे पूछा एफ एक्स इक्वल्स टू 1 तो क्या है? ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। एफ एक्स इक्वल्स टू 2 ये क्या है? तो ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। समझ आ गया? ये सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, राइट। अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट लिख देता हूँ कि अगर एफ एक्स 0 हो गया तो क्या होगा। अब आप खुद सोचो कि अगर एफ एक्स 0 होगा तो मैं डिग्री कैसे लिखूंगा? कैसे? अगर एफ एक्स 0 हो गया इसका मतलब क्या हुआ? भाई 0 को मैं लिख सकता हूँ 0 इंटू एक्स, लिख सकता हूँ ना। 0 को मैं लिख सकता हूँ 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 को लिख सकता हूँ 0 इंटू एक्स क्यूब, 0 को लिख सकता हूँ 0 इंटू एक्स की पावर 4। बताइए डिग्री क्या है? मैं तो डिग्री डिसाइड ही नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैथ्स में 0 को 0 इंटू एक्स लिखो, 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिखो, 0 इंटू एक्स क्यूब लिखो, 0 इंटू एक्स की पावर 4 लिखो, 0 इंटू एक्स की पावर 5 लिखो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या हुआ? एफ एक्स इक्वल्स टू 0 की अगर मैं बात करूँ तो एफ एक्स इक्वल्स टू 0 की डिग्री डिफाइंड नहीं है। डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड, डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ तो मैक्सिमम बच्चों को ये पता ही नहीं है कि इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है, और क्यों नहीं है डिग्री डिफाइंड? इसलिए डिग्री डिफाइंड नहीं क्योंकि मैथ्स में 0 को 0 इंटू एक्स 1, एक्स की पावर 1 लिखो, 0 इंटू एक्स की पावर 2 लिखो, 0 इंटू एक्स की पावर 3 लिखो, 0 इंटू एक्स की पावर 4 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना भाई। इसका मतलब इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू 0 के बारे में एक बहुत मेजर स्टेटमेंट मैंने आपको दिया है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है? अगर डिग्री 1 होगी तो क्या होगा? सेकेंड पॉइंट, भाई डिग्री 1 होगी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक्स की पावर 1 होगी। भाई डिग्री 1 मतलब एक्स की पावर 1, डिग्री 2 मतलब एक्स की पावर 2, डिग्री 3 मतलब एक्स की पावर 3। तो अगर डिग्री 1 है इसका मतलब फंक्शन कुछ इस फॉर्म में होगा, ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में होगा। समझ में आ गया? और इसे बोलते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब इसका जो ग्राफ होगा एक लाइन होगा। समझ में आ गया? तो अगर डिग्री 1 है इसका मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अगर डिग्री 2 है, अगर डिग्री 2 है, डिग्री 2 का मतलब एक्स की पावर 2 आएगी। क्लियर? अगर डिग्री 2 है इसका मतलब एक्स की पावर 2 आएगी, और अगर एक्स की पावर 2 आएगी तो इसे बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इन सब में एक चीज ध्यान रखिएगा, सबका लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए भाई। अगर लीडिंग कोफिशिएंट ही 0 हो जाएगा तो फिर तो इसकी डिग्री कम हो जाएगी ना यार। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो अगर डिग्री 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 3 है तो उसे बोलते हैं हम, अगर डिग्री 3 है तो उसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं उसे?
अगर डिग्री 3 है तो उसे बोलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट? तो लिख लेते हैं, है ना? अगर डिग्री 3 है तो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला जाएगा। समझ में आ गया? अगर डिग्री 4 है, डिग्री क्या है? 4, ठीक? अगर डिग्री 4 है तो उसे बोलते हैं बाइक्वाड्रेटिक, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? तो ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है, मतलब आपको पता होनी चाहिए कि क्या है, कि अगर मेरे पास डिग्री 1 है तो मेरे पास कौन सा पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है तो मेरे पास कौन सा पॉलिनोमियल है, डिग्री 3 है तो मेरे पास कौन सा पॉलिनोमियल है, डिग्री 4 है तो मेरे पास कौन सा पॉलिनोमियल है। तो ये बच्चे को हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है? अच्छा, अगर कोई बता सकता है पूरी क्लास में से कि अगर डिग्री 5 होगी तो क्या होगा? कोई बच्चा बताना चाहे, अगर डिग्री अगर 5 हो जाए तो बेटा क्या होगा? उसको कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं? कोई भी बच्चा पूरी क्लास में से? आवाज़ नहीं आ रही भाई, इसका मतलब तुम्हें पता ही नहीं है, ठीक है? ऐसा मतलब तुम्हें पता नहीं है, ठीक? अगर डिग्री 5 हो गई तो उसको क्या बोलते हैं हम? क्वांटिक, क्वांटिक पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? अगर डिग्री 5 होगी तो उसे क्या बोलते हैं? क्वांटिक पॉलिनोमियल। कोई पूछता नहीं है, ना जरूरत पड़ने वाली है, सच में आपको सही बताऊं, ठीक? बस आपको एक बेसिक पता होना चाहिए कि भाई क्या फंडामेंटल है। अच्छा, अब बात आता है नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नंबर ऑफ टर्म्स की। इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक? अच्छा, अब अगर हम बात करें नंबर ऑफ टर्म्स के बिहाफ पर, किसके बिहाफ पर बात करें? नंबर ऑफ टर्म्स के बिहाफ पर। तो बेटा इसमें दो बातें हैं, देखिए, अगर इफ ओनली वन टर्म प्रेजेंट, ओनली वन टर्म प्रेजेंट, ठीक है, एक ही टर्म में मान लेते हैं ना, अगर एक ही टर्म है तो क्या बोलते हैं उसे? मोनोमियल। देन पॉलिनोमियल इज सेड टू बी मोनोमियल। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए आप, है ना? अगर आपसे डिग्री के हिसाब से पूछे तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर मैं आपसे पूछूंगी नहीं मुझे तो नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से बताओ, तो केवल एक ही टर्म प्रेजेंट है तो उसे बोलते हैं मोनोमियल, ठीक? अगर दो टर्म्स प्रेजेंट है तो उसे बोलते हैं बाइनोमियल, ठीक है? अगर तीन टर्म्स प्रेजेंट है तो उसे बोलते हैं ट्राइनोमियल, राइट? तो ये है हमारे पास है, राइट है? तीन के आगे तो शायद मुझे भी नाम अभी याद नहीं आ रहा, तो आप ध्यान रखिएगा, राइट? तो अगर मेरे पास एक ही टर्म प्रेजेंट है तो दैट इज पॉलिनोमियल इज सेड टू बी मोनोमियल। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने लिखा हुआ है y = x, तो ये मोनोमियल है क्योंकि एक ही टर्म प्रेजेंट है, राइट? अगर आपके पास दो टर्म प्रेजेंट है, इफ टू टर्म्स आर प्रेजेंट इन पॉलिनोमियल, ठीक है, केवल और केवल दो टर्म्स प्रेजेंट हैं, देन पॉलिनोमियल इज सेड टू बी, देन पॉलिनोमियल इज सेड टू बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ आ गया? क्लियर है? जैसे मान लेते हैं आपने लिखा एग्जाम्पल के तौर पर y = x³ + x⁵, करेक्ट है? तो ये क्या कहलाएगा? ये बेसिकली बाइनोमियल कहलाएगा, ठीक? और अगर डिग्री 2 है, अगर मान लेते हैं डिग्री 2 है तो उसे हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसे हम? क्वाड्रेटिक बाइनोमियल। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक बाइनोमियल, ठीक? तो अगर डिग्री 2 है और नंबर ऑफ टर्म्स भी 2 हैं, जैसे मान लेते हैं मैंने लिखा y = x² + 1 लिख दिया, ठीक है? तो ये क्या बन गया? ये बन गया क्वाड्रेटिक और ये बन गया बाइनोमियल। सिंपल सा फंडा है, समझ में आ गया? क्लियर? तो इसी तरह से नंबर ऑफ टर्म्स अगर 3 है तो उसे हम बोलते हैं ट्राइनोमियल, है ना? तो ये टर्म्स के बिहाफ पर है कि अगर एक टर्म प्रेजेंट है तो मोनोमियल, दो टर्म्स प्रेजेंट है तो बाइनोमियल, तीन टर्म्स प्रेजेंट है तो ट्राइनोमियल। और उसमें भी कैटेगरी है, क्या? कि अगर दो टर्म्स प्रेजेंट है और क्वाड्रेटिक है, मतलब हाईएस्ट पावर 2 है, तो उसे क्वाड्रेटिक बाइनोमियल बोला जाएगा, ठीक है? समझ में आ गया? इस तरह से हम बोल सकते हैं। अगर मान लेते हैं हाईएस्ट पावर 2 है, नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, तो उसे क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल बोला जाएगा, है ना? ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है मेरे पास x + √2x। सेकेंड ऑप्शन है मेरे पास x + 1/x। थर्ड ऑप्शन मेरे पास है x² + √2x, ठीक है? चौथा ऑप्शन मेरे पास है sin² x + sin x + 1, ठीक है? पांचवा मेरे पास जो ऑप्शन है वो है sin 1x², ठीक है, + sin
1x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, और देखते हैं, एक और ऑप्शन मेरे पास है x की पावर 17 प्लस x की पावर 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और लास्ट ऑप्शन है मेरे पास, क्या है लास्ट ऑप्शन मेरे पास है x की पावर 17 प्लस x की पावर 1/3 प्लस 1। ठीक, अच्छा सारे ऑप्शन से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, आपको बताना है, राइट। तो देखते रहिए। देखिए सबसे पहली बात, पॉलिनोमियल याद करिए। पॉलिनोमियल मैंने क्या लिखवाया था? पॉलिनोमियल जो मैंने लिखवाया वो लिखवाया है an x की पावर n, है ना, x की पावर n है, फिर x की पावर n-1 है, फिर n-2 है। और हमने ये बोला था कि जो डिग्री है यानी जो पावर है वो दैट शुड बी इंटीजर, होल नंबर होनी चाहिए भाई, होल नंबर होनी चाहिए। यानी x की पावर हाफ, 3/4, 1/2 ये सब तो एंटरटेन करूँगा ही नहीं। तो सबसे पहली बात ये चीज़ आपको दिख रही है कि यहाँ पर अंडर रूट के अंदर x है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा 1/x का क्या मतलब होता है? 1/x का मतलब होता है x की पावर -1, और x की पावर -1 मैं ले नहीं सकता, क्योंकि हमने पहले ही बोला था n बिलोंग्स टू होल नंबर, यानी 0 से स्टार्ट होगा, तो -1 में ले नहीं सकता। इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, क्या ये पॉलिनोमियल है? इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। आप x को देखो ना यार, x की पावर कितनी है? 2 है, x की पावर कितनी है? 1 है, x की पावर 2 है और x की पावर 1 है। ठीक है, और मैंने बोला था जो कॉफिशिएंट है, साथ में जो कॉफिशिएंट लगे होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं। तो रियल में क्या है? 1 भी रियल नंबर है, √2 भी रियल नंबर है। क्लियर? तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एक पॉलिनोमियल है। समझ आ गया? इधर आ जाइए, ये पॉलिनोमियल नहीं है, साइन स्क्वायर में डील ही नहीं करना। ठीक है, इधर आ जाइए। क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। आप साइन 1 को देखो, उसकी जो भी वैल्यू आएगी, कुछ तो वैल्यू आएगी, आएगी तो रियल ही, आएगी तो रियल ही, डेफिनेटली रियल वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये रियल नंबर आएगा, ये रियल नंबर आएगा, रियल नंबर आएगा, तो x² x, तो क्या पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। इधर आ जाइए, क्या ये पॉलिनोमियल है? डायरेक्ट दिख रहा है। क्या ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x की पावर 1/3 है, और अगर पावर 1/3 है इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। करेक्ट? तो सबसे पहले हमें ये तो पता चले कि हम पॉलिनोमियल को पहचानना जानते हैं कि नहीं जानते। तो भैया इस एग्जाम्पल से मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। करेक्ट? चलिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे अब जीरोस की। किसकी बात करेंगे? जीरोस की, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोस का क्या मतलब होता है? जैसे मान लेते हैं कोई पॉलिनोमियल आपने रख लिया है ना, और लेट सपोज x इक्वल टू अल्फा, कोई भी नंबर हो सकता है, x इक्वल टू अल्फा कोई नंबर है जो उसको सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई का मतलब है x इक्वल टू अल्फा रखने पर वो जीरो हो जाता है। ठीक, तो अगर x इक्वल टू अल्फा रखने पर, उस पॉलिनोमियल में रखने पर अगर वो जीरो हो जाता है, तो इसका मतलब वो जो अल्फा है, दैट अल्फा इज नोन एज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मैं आपको समझाता हूँ कैसे, देखिए समझना आप अच्छे से। मेरे पास y इक्वल टू लिखा हुआ है x² - 3x + 2 लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा इसको लिख सकता हूँ y बराबर x - 1 × x - 2, बिल्कुल लिख सकता हूँ, पक्का। जैसे ही मैं x की जगह 1 रखूँगा, है ना, जैसे ही मैं x की जगह 1 रखूँगा ये 0 हो जाएगा, पक्का। x की जगह 2 रखूँगा तो भी क्या होगा? 0 हो जाएगा। आगे समझ में? यानी x इक्वल टू 1 पर भी इसकी वैल्यू 0 आ रही है, यानी x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और x इक्वल टू 2 पर भी इसकी वैल्यू 0 आ रही है। करेक्ट? तो इसका मतलब 1 और 2 क्या है? 1 और 2 उसके जीरोस हैं। क्या है? जीरोस हैं। ठीक, तो जीरोस का क्या मतलब हुआ कि अगर मेरे पास y इक्वल टू fx एक पॉलिनोमियल है, अगर y इक्वल टू fx एक पॉलिनोमियल है और अल्फा अगर उसका 0 है, तो अल्फा इज सेड टू बी जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल इफ f ऑफ अल्फा इज 0। अगर f ऑफ अल्फा की वैल्यू 0 आ जाती है तो उसको बोलते हैं हम जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। राइट, तो उसको लिख लेते हैं। चलिए, तो लैंग्वेज प्रॉपर लिखेंगे, तो प्रॉपर लिखना है तो लिख लीजिए आप, x इक्वल्स टू अल्फा इज सेड टू बी, x इक्वल्स टू अल्फा इज सेड टू बी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इफ f ऑफ अल्फा इज 0। समझ में आ गया? अगर अपने पास क्लियर है तो अपने पास अगर x इक्वल टू अल्फा इज सेड टू बी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल y इक्वल्स टू fx, y इक्वल्स टू fx इफ f ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 0, अगर अल्फा रखने पर f ऑफ अल्फा 0 आ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? जीरोस बोलते हैं। तो यहाँ पर भी तो यही हुआ, हमने ये ले लिया, पॉलिनोमियल लिया, हमने x इक्वल्स टू 1 रखा तो ये 0 आ गया, x इक्वल्स टू 2 रखा तो 0 आ गया। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? x इक्वल्स टू 1 and 2 आर नोन एज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? अब यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं, बहुत काम किया और बहुत ज़्यादा आपका यूज़ भी आएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे काम में आता है। क्या
भाई आपको ही समझ में आ गया कि जीरोस का क्या मतलब है। जीरोस का मतलब है जब आपने उसको रखा तो वो जीरो हो गया, पॉलिनोमियल जीरो हो गया, राइट। तो अगर मैंने बोला लेट सपोज इफ y इक्वल्स टू एफ एक्स हैव जीरोस अल्फा एंड बीटा, मान लेते हैं कि मेरे पास जो पॉलिनोमियल है उसके जीरोस कौन कौन से अल्फा और बीटा हैं। इसका मतलब अल्फा रखने पर भी जीरो आएगा और बीटा रखने पर भी जीरो आएगा। तो क्या मैं पॉलिनोमियल डिफाइन कर सकता हूँ? यस, मैं पॉलिनोमियल लिख सकता हूँ एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। हाँ, साथ में कुछ भी आ सकता है, वो कांस्टेंट 1 भी हो सकता है, कांस्टेंट हाफ भी हो सकता है, कांस्टेंट 2 भी हो सकता है, कांस्टेंट 3 भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम एक कांस्टेंट a लगा लेते हैं। इस तरह से हमें डिफाइन करना है, ठीक। तो अगर मुझे पता चल गया कि इसके जीरोज अल्फा और बीटा हैं तो मैं इस पॉलिनोमियल को डिफाइन कर सकता हूँ। समझ में आ गया? अगर मैं आपसे बोलूँ कि इफ y इक्वल्स टू एफ एक्स हैव जीरोज अल्फा बीटा और गामा, तो बताइए क्या होगा। तो हम लिखेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। ध्यान रखना ये कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है भाई, ये कांस्टेंट कुछ भी आ सकता है, 1 2 हाफ 3/2 3/4 माइनस कुछ भी आ सकता है। वो हमें डिपेंड करेगा कंडीशन पर कि वो क्वेश्चन में हमें क्या कंडीशन देता है, उस पर डिपेंड करेगा। बाकी रिप्रेजेंटेशन का तरीका हमेशा ऐसा ही रहेगा। आपने मुझसे बोला कि इसके जीरोज अल्फा बीटा गामा है, जैसे ही आपने बोला जीरोज अल्फा बीटा गामा है तो ये चीज़ तो आएगी, साथ में कोई कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक। तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। जब भी आपको जीरोज दे रखे हों तो पॉलिनोमियल को हमेशा इस तरह से रिप्रेजेंट करें। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लिखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, ठीक। देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या है, अब इसको समझ लेते हैं। देखिए जैसे आपके पास एक पॉलिनोमियल आया, क्या आया? पॉलिनोमियल आया, ठीक। उस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी, उस पॉलिनोमियल की जो भी डिग्री होगी उतने ही उसके जीरोज होंगे, ये ध्यान रखें। जैसे मान लेते हैं मैंने एक पॉलिनोमियल डिफाइन किया 3 डिग्री का, ठीक। तो अगर मैंने पॉलिनोमियल 3 डिग्री का डिफाइन किया, इसका मतलब डेफिनेटली उसके जो जीरोज आएंगे वो कितने आएंगे? 3 आएंगे। वो अलग बात है कि वो रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, वो बात हम बाद में करेंगे, है ना। वो एक बात का इशू है, लेकिन हाँ जितनी उसकी डिग्री है उतने ही उसके जीरोज आएंगे, ये तय है। और जीरोज रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, राइट। तो उसको हम लिख लेते हैं, लिख लीजिए आप, इसको लिख लेते हैं। क्या है? इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल y इक्वल्स टू एफ एक्स इज n, ठीक है। अगर आपके पॉलिनोमियल की डिग्री अगर n है देन एफ एक्स मस्ट हैव n जीरोज। जो बात मैंने बोली है वही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, क्लियर। कि अगर मेरे पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो डेफिनेटली उसके n जीरोज होंगे। और ध्यान रखें वो जीरोज रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये बात, जीरोज मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स। समझ आ गया? जीरोज रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, करेक्ट, ठीक। तो ये अपने पास हो गया। अगर हम पॉलिनोमियल के हिसाब से बात करें तो पॉलिनोमियल के बारे में एक बेसिक आइडिया हो गया कि पॉलिनोमियल क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात आती है, हम बात करेंगे इक्वेशन की। किसकी? इक्वेशन की। देखिए इक्वेशन में और इस पॉलिनोमियल में क्या फ़र्क है। बेसिकली पॉलिनोमियल, जैसे हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे थे तो पॉलिनोमियल था। अगर हम इक्वेशन जब वर्ड लगा देते हैं, जैसे मैंने बोला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है भाई? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक। लेकिन मैंने बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बोला? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसे ही मैं इसको इक्वल टू 0 करता हूं तो ये बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आ गया? तो जैसे ही आपको जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसको अगर हमने 0 के इक्वल किया तो दैट बिकम्स इक्वेशन, ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो सिंपली बात है उसको 0 के इक्वल कर दो, बिकम्स इक्वेशन, ठीक। अगर आपको ऐसे लिखना है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर आपने इक्वल टू 0 लिख दिया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक। डिफरेंस लिख लेते हैं, क्या क्या है। तो ये चीज क्या है? ये कहलाती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। और ये कहलाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोनों में डिफरेंस क्लियर है।
मैं आपसे बोलूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखो, आप लिख दोगे। मैं आपसे बोलता हूँ क्यूबिक इक्वेशन लिखो, तो इक्वल टू 0 करते ही वो इक्वेशन बन जाएगा। क्लियर? चलिए यहाँ तक आ गया समझ में, आगे बढ़ जाए। यहाँ तक आने के बाद अब बात करते हैं कि किस तरह से हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस का ग्राफ बना सकते हैं। ठीक, तो हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक, यहां पर कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, पहले आप समझ लीजिए आराम से, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगर y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, आपने इसका dy बाई एक्स निकाला, इसका dy बाई एक्स आएगा 2x प्लस बी, आगे फिर आपने इसका डबल डिफरेंशिएशन निकाला और डबल डिफरेंशिएशन आएगा 2a। एक बेसिक डिफरेंशिएशन सारे बच्चों को आता है, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा। आगे डबल डिफरेंशिएशन, ठीक, आगे ठीक। और अगर a पॉजिटिव है, अगर a पॉजिटिव है तो डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा, अगर a पॉजिटिव है तो डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा। ठीक, और अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो अभी फिलहाल आपको मानना पड़ेगा, फिलहाल आपको मेरी बात माननी पड़ेगी कि अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ की जो शेप होगी कुछ इस तरह से होगी, कॉनकेव अप, जिसे बोलते हैं हम कॉनकेव अप, कुछ इस तरह की शेप होगी कॉनकेव अप। ठीक है, तो अगर मेरे पास a पॉजिटिव है यानी डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो ग्राफ की जो शेप होगी लाइक दिस, कॉनकेव अप, या फिर आप कह सकते हैं कि जो टेंजेंट होंगी, टेंजेंट जो होंगी वो बिलो द कर्व होंगी। टेंजेंट कहाँ पर होंगी, टेंजेंट जो होंगी बिलो द कर्व होंगी। टेंजेंट कहाँ पर होंगी, टेंजेंट जो होंगी बिलो द कर्व होंगी। क्लियर, समझ में आ गया? तो अगर a पॉजिटिव है तो डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, इसका मतलब ग्राफ का जो नेचर होगा वो क्या होगा, कॉनकेव अप। और इसी तरह से अगर a नेगेटिव है तो डबल डिफरेंशिएशन भी नेगेटिव होगा। ठीक, और डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है, इसका मतलब पता है क्या होता है, ग्राफ की शेप कुछ इस तरह से होगी, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, इस तरह की शेप आएगी, ऐसी इस तरह की शेप आएगी। समझ में आ गया? और ऐसे बोलते हैं हम कॉनकेव डाउन। फिलहाल आपको याद रखना पड़ेगा, अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे तो इसकी बहुत डेप्थ में जाना है तो बेटा इसको अपन बाद में देखेंगे जरूर, ये मेरी गारंटी है। पर फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि जब a पॉजिटिव है तो जो ग्राफ होगा कॉनकेव अप जाएगा, यानी कॉनकेव अप का मतलब टेंजेंट जो आएगी वो बिलो द कर्व आएगी। ठीक, और अगर a नेगेटिव है तो डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आएगा, और डबल डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव आएगा तो ग्राफ कॉनकेव डाउन आएगा, कॉनकेव डाउन आएगा तो टेंजेंट अबव द कर्व आएगी। टेंजेंट कहाँ आएगी बेटा, अबव द कर्व आएगी। ठीक है, टेंजेंट कहाँ आएगी, अबव द कर्व आएगी। समझ में आ गया? ये चीज आपको फिलहाल याद रखनी पड़ेगी। तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि यहाँ से आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर a पॉजिटिव है तो ग्राफ की जो शेप होगी लाइक दिस, अप, कॉनकेव अप, और अगर a नेगेटिव है तो ग्राफ की जो शेप होगी वो लाइक दिस, कॉनकेव डाउन, इस तरह से शेप आएगी। तो ये बात हमें पहली बार में समझ में आ जानी चाहिए। देखिए, अगर हमें ये बात समझ में आ गई तो ग्राफ को ड्रॉ करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो इनिशियली ये बात समझ में आए, अगर आपको ये फंडा समझ में आ गया तो फिर हमें हमारी जो दिक्कत है बहुत कम होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इसमें एक चीज और चाहिए होती है, वो होती है वर्टेक्स। क्या चाहिए होती है, वर्टेक्स। भाई ये तो कॉन्केविटी की बात हो गई, कॉन्केविटी की बात हम बात करते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे। मैं भी बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, इसके बाद इसकी डिटेल में बात करेंगे हम बाद में, है ना, बाद में जब हम चैप्टर में आगे जाएंगे तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, और अभी सिर्फ एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। ठीक, वर्टेक्स कैसे निकालते हैं। वर्टेक्स निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप dy बाई डी एक्स को 0 कर दीजिए और x निकाल लीजिए। समझ में आ गया? सबसे पहले आप dy dx को 0 करना और x निकाल लेना, स्टेप नंबर 2। ठीक, स्टेप नंबर 2, पुट x इन द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक, जो आपने x निकाला है उसको दिए गए पॉलिनोमियल में रख देना। सीधा सीधा फंडा है। आपको दो काम करना है। पहला काम क्या करना है, आपको dy dx 0 करना है, x निकालना है, जो x निकल कर आएगा उसको दिए गए पॉलिनोमियल में रख देना। तो जब आप x को दिए गए पॉलिनोमियल में रखोगे तो क्या मिलेगा, y मिलेगा। क्या मिलेगा, y मिलेगा। ठीक है, तो पुट x इन गिवन पॉलिनोमियल एंड फाइंड y। मिल गया।
तो जो वर्टेक्स होगा वो क्या होगा, वर्टेक्स हो जाएगा आपका x, y। x कौन सा, जो यहाँ से मिलेगा, और y कौन सा, जो यहाँ से मिलेगा, ठीक है, वो वर्टेक्स हो जाएगा। तो वर्टेक्स क्या होगा देख लेते हैं लगे हाथ। आइए वर्टेक्स भी समझ लेते हैं क्या आने वाला है। देखिए अगर मैं बात करूं y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की, तो आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया और आपने इसको जीरो कर दिया, तो क्या आएगा, 2ax प्लस बी जीरो आ गया, तो यहाँ से x आ गया माइनस बी बाय 2a आ गया, तो ये तो x आ गया, अच्छी बात है। अब आपको करना क्या था, इस x को उठा के यहाँ रखना है, ठीक। तो जैसे ही इस x को उठा के यहाँ रखेंगे तो हमें y मिल जाएगा। तो y कितना आएगा, तो y मेरे पास आ गया a, x की जगह रखूँगा माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस b माइनस बी बाई 2a प्लस सी, यही आएगा। तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस सी, यही आएगा। बी स्क्वायर बाय 4a में से बी स्क्वायर माइनस 2a जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस बी स्क्वायर बाय 4a प्लस सी, तो ये बचेगा बेटा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a, ठीक। यानी मैंने वर्टेक्स निकाल लिया है, और वर्टेक्स क्या आ गया, वर्टेक्स हमेशा यही रहने वाला है, माइनस बी बाई 2a, और दूसरा क्या लिखा हुआ है, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a, यही वर्टेक्स आपका रहने वाला है लास्ट तक, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात, मुझे वर्टेक्स कैसे निकालना है। वर्टेक्स निकालने का तरीका बेटा ये होगा, सबसे पहले डिवाइड एक्स को जीरो करना है, एक्स निकल जाएगा, एक्स आते ही उसको उठा के रखना वाई में, तो वाई आ जाएगा, यानी मैंने वर्टेक्स निकाल दिया। और हर बार वर्टेक्स यही रहने वाला है, क्या रहने वाला है, माइनस बी बाय 2a एंड माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a, श्योर। अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे करना क्या है, मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूँ, ठीक। मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे ग्राफ ड्रॉ करूंगा, तो देखिए, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, इसको ड्रॉ करना है, ड्रॉ द ग्राफ, राइट। तो देखिए कैसे करेंगे, आराम से समझिएगा मैं कैसे ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूँ। देखिए सबसे पहली बात, मुझे वर्टेक्स निकाल लेना है, तो वर्टेक्स अब मैं निकाल सकता हूँ, है ना। तो इसको अगर मैं क्वाड्रेटिक से कंपेयर करूँ, तो a कितना हो गया 1, b कितना हो गया -3 और c कितना हो गया 2, ठीक। तो अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर किया जाए तो तीनों चीज़ आ गई, तो वर्टेक्स में एक लाइन में निकाल लूंगा। तो वर्टेक्स क्या आएगा, वर्टेक्स आएगा माइनस बी बाय 2a कॉमा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 4a, a कितना है 1, यह आ जाएगा, ठीक। तो ये आएगा 3/2 और ये आएगा -1/4, ये इसका वर्टेक्स आ गया, ठीक। अच्छा, वर्टेक्स आने के बाद भाई हमें दो चीज़ें देखनी है। फिलहाल हम क्या करने वाले हैं, हमें सिर्फ दो चीज़ें, उसके बाद हमें पता है ग्राफ कैसे जाने वाला है। तो एक तो हमने वर्टेक्स देखना था, वो हमने देख लिया, तो वर्टेक्स इसका आ रहा है 3/2, है ना, और -1/4 आ रहा है। अच्छा, अब दूसरी बात, इसका a देखिए, a1 है, a1 है, इसका a1 है यानी पॉजिटिव है, ठीक। तो ग्राफ कैसे जाएगा, अपवर्ड, कैसे जाएगा, अपवर्ड, ठीक है ना, पहले से बता दिया था मैंने, ग्राफ अपवर्ड जाने वाला है। तो अगर a पॉजिटिव है तो ग्राफ की जो शेप होगी लाइक दिस, अपवर्ड पैराबोल, अपवर्ड। तो अब ग्राफ बनेगा कैसे, आइए देखते हैं ग्राफ बनेगा कैसे। देखिए, अब जब मुझे इसका ग्राफ बनाना है तो मैं कैसे इसका ग्राफ बनाऊंगा। सबसे पहले मैं वर्टेक्स प्लॉट कर लेता हूँ, वर्टेक्स है ना, 3/2 कहीं यहाँ होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, 3/2 कहीं यहाँ होगा और -1/4 कहीं यहाँ होगा, ठीक है ना। 3/2 और -1/4 यहाँ पर कहीं आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया 3/2 -1/4, ठीक। तो 3/2 पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर और -1/4 नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, तो ये पॉइंट मिल गया। अच्छा, हमें पहले से ही पता है कि जो मेरे ग्राफ की जो शेप आने वाली है वो ऊपर की तरफ जाने वाली है ना, अपवर्ड फेसिंग जाने वाली है। कैसे पता चला, ए को देखकर, अगर ए पॉजिटिव है तो ग्राफ की शेप लाइक दिस ऐसे जाएगी, तो मुझे तय है कि मेरा ग्राफ ऐसे जाने वाला है। बस अब आप एक काम करिए, इसकी बताइए 0 पर वैल्यू कितनी है, इसकी 0 पर वैल्यू 2 है, 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है 2, तो 0 पे इसकी वैल्यू 2 है, तो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, 0 पे इसकी वैल्यू 2 है तो ये ग्राफ बन जाएगा, समझ में आ गया।
तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनने वाला है। हमें पहले से ही पता था कि अपवर्ड फेसिंग है तो ग्राफ की शेप ऐसे ही जाएगी, तो और ये वर्टेक्स है तो ग्राफ यहाँ से जाएगा और यहाँ से लेकर आपको अपवर्ड पैराबोला बनाना है। दिस इज नोन एज पैराबोला। इस तरह से शेप बन जाएगी और ये पॉइंट कितना है 0 पर 2s की वैल्यू। ठीक, तो इस तरह से हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। क्या प्लॉट कर सकते हैं? ग्राफ, राइट। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, जिस पॉइंट पर है ना, जिस पॉइंट पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, जिस पॉइंट पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है ना, उसे बोलते हैं रूट्स, रियल रूट्स। क्या बोलते हैं? रियल रूट्स। ठीक, तो अगर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है तो उसके दो रियल रूट हैं। कितने रियल रूट हैं? रूट का मतलब क्या है मैं आपको अभी समझाऊंगा। ठीक, रूट का मतलब वैसे मैक्सिमम बच्चों को पता होता है, रूट का मतलब होता है जो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, दैट इज नोन एज रूट। ठीक, तो हम ये ध्यान रखें कि चूंकि ये ग्राफ दो जगह कट कर रहा है और जहां जहां ग्राफ कट करता है एक्स एक्सिस को, वो क्या कहलाता है? रूट कहलाता है, रियल रूट। क्या कहलाता है? रियल रूट कहलाता है। तो इस तरह से हम ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, अब मान लेते हैं हम ग्राफ चेंज कर देते हैं। मैंने इसको चेंज करके दूसरा ग्राफ ले लिया, इसी को ले लेते हैं, बस माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 था ना, अपन एक काम करते हैं, अपन ले लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। चलो ये ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है। ये लीजिए, ये ले लिया अपन ने, इसको प्लस कर लेते हैं, राइट। आ गया। चलिए अब इसके क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे? वापस सेम फंडा हमारा है, इसका वर्टेक्स निकालना है। क्या निकालना है? वर्टेक्स। तो सबसे पहले अपन को उसको ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसका वर्टेक्स निकाल लेते हैं। वर्टेक्स क्या होगा भाई? कंपेयर करिए, a कितना है -1, b कितना है 3 और c कितना है -2, है ना। अच्छा, वर्टेक्स याद करो, वर्टेक्स क्या निकाला था अपन ने? -b/2a, -b/2a कॉमा, है ना, -b/2a। अच्छा, इधर कितना आएगा? -b² -4ac अपॉन 4a, आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा? ये 3/2 आ गया, आ गया। अच्छा, ये कितना आएगा? माइनस से माइनस गया, तो कितना आएगा? 9 - 8, 1/4 आएगा। ये इसका वर्टेक्स आ गया। ठीक, वर्टेक्स हर बच्चा निकाल लेगा क्योंकि कुछ करना नहीं है। ABC आप देख लेंगे, ABC देखते ही आप आराम से वर्टेक्स निकाल लेंगे। निकल गया। अच्छा, वर्टेक्स निकालने के बाद दूसरी चीज़ क्या देखनी होती है? हमें A देखना होता है। क्या देखना होता है? A, कि A नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, इतना सा देख लेते हैं अपन। ठीक, तो ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, क्या कह रहा है? चिल्ला चिल्ला के, ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है भाई कि ए नेगेटिव है, और ए नेगेटिव है इसका मतलब ग्राफ की शेप कुछ ऐसे आने वाली है। फिक्स है, ये नेगेटिव है तो शेप ऐसे ही आएगी, और पॉजिटिव है तो शेप वैसे ही आएगी जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आई थी। तो हम ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं इसका। ठीक है, तो आइए इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया, देखिए कैसे बनेगा इसका ग्राफ। अच्छा, वर्टेक्स बना लेते हैं 3/2, 1/4। 3/2 कहाँ होगा? यहाँ कहीं होगा। 1/4 कहीं यहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक है, ये लीजिए, बधाई हो, 3/2, 1/4 मिल गया ना। 3/2 पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर और 1/4 भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। चलिए आ गया पॉजिटिव वाई एक्सिस पर, है ना। अच्छा, प्लॉट कर लेते हैं। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना भाई, 0 पे इसकी वैल्यू बता दो कितनी है। 0 पे इसकी वैल्यू -2 है, 0 पे इसकी वैल्यू -2 है, तो 0 पे इसकी वैल्यू -2 है। ओके, और ये तय है कि जो ग्राफ है वो कैसा जाने वाला है? ऐसा ही जाएगा। कैसा जाएगा? ऐसा ही जाएगा। ये ग्राफ बन गया, समझ आ गया? ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड पैराबोला बोलते हैं। किसी बच्चे को लगता हो कि सर ये बताइए कि ये जो पॉइंट है हम कैसे निकालेंगे? तो बेटा ये कौन सी एक्सिस पर है? ये एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस पर y0 कर दो, ये पॉइंट आ जाएंगे, है ना। तो किसी बच्चे को अगर ये पॉइंट चाहिए तो क्या करना है? इस पॉइंट को निकालने के लिए y0 कर दें। कभी भी आपको एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट निकालना हो तो y0 कर दो। तो आप जैसे y0 करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा? यहाँ से आएगा -x² + 3x - 2 = 0। तो यहाँ से आएगा x² - 3x + 2 = 0, यानी x = 1 और 2 आएगा। यानी ये पॉइंट बेटा 1,0 है और ये पॉइंट 2,0 है। क्लियर? तो ग्राफ बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम इजीली ग्राफ बना सकते हैं। आपको दो चीज़ें देखनी है, एक वर्टेक्स देखिए, एक अपवर्ड डाउनवर्ड देखिए, आपका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक,
और मैंने आपको कुछ समझाया है, मैंने आपको ये भी समझाया बेटा कि ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है इसका मतलब इसके दो रियल रूट हैं। ठीक, चलिए अब आप एक ग्राफ प्लॉट करके दिखाइए सारे बच्चे। कौन सा ग्राफ प्लॉट करेंगे आप लोग? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ओके, ड्रॉ द ग्राफ। करो भाई साहब, फंडामेंटल याद रखिएगा बस, फंडामेंटल याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को ड्रॉ करिए। टाइम नहीं लगाना है ज़्यादा, समझ में आ गया? फंडामेंटल दो चीज़ें आपको देखनी है बस, एक तो अपवर्ड पैराबोला है कि डाउनवर्ड पैराबोला है, और दूसरा आपको क्या देखना है बेटा, इसका वर्टेक्स देखना है। खत्म, पैराबोला ड्रॉ हो जाएगा। कैन आई स्टार्ट? चलो 30 सेकंड और ले लो, आप बना लो अभी। टाइम तो लगता ही बनाने में। देखें, स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे बनेगा। देखिए सबसे पहली बात, इसका ए कितना है 1 है, बी कितना है 2 है, और सी कितना है 2 है। ठीक, अच्छा वर्टेक्स निकाल लेते हैं। वर्टेक्स आएगा -b/2a से लेकर -b² -4ac अपॉन 4a। ये आएगा, कितना आएगा ये -1 आ गया, आ गया। अच्छा ये कितना आएगा 4 - 8 -4 -4/4 -1 आएगा, करेक्ट, ये आ जाएगा। ठीक है, वर्टेक्स आ गया। अच्छा पैराबोला अपवर्ड बनेगा तय है, कैसे पता चला? A1 है, A1 है इसका मतलब पॉजिटिव है, यानी अपवर्ड पैराबोला आएगा, यानी शेप कुछ इस तरह की आने वाली है। राइट, चलिए अब ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका। अच्छा मैं ग्राफ कैसे प्लॉट करूंगा? सबसे पहले मैं वर्टेक्स प्लॉट करूंगा, तो वर्टेक्स क्या होगा -1 है ना, x -1 है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में -1 और पॉजिटिव डायरेक्शन में +1। ठीक है ना, नेगेटिव डायरेक्शन में -1 और पॉजिटिव डायरेक्शन में +1, तो ये पॉइंट आ गया बेटा -1, 1। क्लियर? ठीक है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में -1 और पॉजिटिव डायरेक्शन में +1, तो पॉइंट आ गया -1, 1। ठीक, अच्छा अब एक चीज मुझे समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रही है? कि ग्राफ तो अपवर्ड बनेगा, ग्राफ तो अपवर्ड बनेगा। अब चूंकि ग्राफ अपवर्ड बनेगा और ग्राफ वर्टेक्स से जाता है, तो ग्राफ तो ऐसे जाने वाला है, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। ठीक है, ये ग्राफ अपवर्ड चला गया ऐसे, और ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। ठीक, अच्छा रही बात 0 पे इसकी वैल्यू निकाल लो, 0 पे इसकी वैल्यू 2 आ रही है, यानी ये पॉइंट आएगा 0, 2। ये आपका ग्राफ बन गया। अच्छा ये ग्राफ बनने के बाद अब आप सोचो, ये जो ग्राफ है ये तो एक्स एक्सिस को कट कर ही नहीं रहा है ना, और चूंकि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, इसका मतलब इसका कोई रियल रूट नहीं है। ध्यान रखें, इसका कोई रियल रूट नहीं है, नो रियल रूट। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा भाई साहब, और एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा इसका मतलब कोई रियल रूट नहीं है। इसका मतलब रूट्स क्या हैं इसके? रूट्स आर इमेजिनरी। इसके बारे में बात करेंगे हम डिटेल में। ठीक, जब ग्राफ ना तो एक्स एक्सिस को कट करे ना टच करे, इसका मतलब रूट्स उसके डेफिनेटली कैसे हैं भैया? रूट्स उसके इमेजिनरी हैं। समझ में आ गया? चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने मुझसे बोला कि सर y बराबर x - 2 के स्क्वायर का ग्राफ बनाओ। ठीक है ना, ड्रॉ द ग्राफ। इसको ऐसे लिख लेते हैं, x² - 4x + 4। ठीक, तो अगर हम इस सिचुएशन को समझें तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, है ना। अपन को ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले अपन कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयर। तो a बताइए कितना है 1, b कितना है -4, c कितना है +4।
ए 1 है, बी -4 है, सी 4 है, ठीक। अच्छा, वर्टेक्स निकाल लेते हैं, -b/2a, कॉमा -b² -4ac अपॉन 4a, ये आएगा, ठीक है। तो ये भाई साहब आ रहे हैं 2 और ये आ रहे हैं 0, यानी वर्टेक्स आ गया आपका 2,0 आ गया। अच्छा, वर्टेक्स निकालने के बाद मैंने देखा इसका ए देख लेते हैं, इसका ए पॉजिटिव है, ए कैसा है, इसका पॉजिटिव है, और अगर ए पॉजिटिव है तो डेफिनेटली ग्राफ अपवर्ड बनेगा भाई। कैसा बनेगा, अपवर्ड बनेगा। तो बस हो गया काम, तो ग्राफ बना लेते हैं। चलिए, तो आइए ग्राफ बनाते हैं, ठीक। सबसे पहले देखिए वर्टेक्स कितना है, वर्टेक्स है 2,0, कितना है 2,0, तो 2,0 तो ये रहा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर y 0 होता है, एक्स एक्सिस पर y 0 होता है, तो 2,0 मुझे मिल गया, राइट। और मुझे पहले से ही पता है कि अब बढ़ जाएगा, इसका मतलब मेरा ग्राफ ऐसे जाने वाला है, और जब मेरा ग्राफ ऐसे जाएगा तो कैसे जाने वाला है भैया, ग्राफ ऐसे जाएगा। ये ग्राफ चला जाएगा, ठीक है, ये मेरा ग्राफ बन गया, है ना। तो ग्राफ बन गया, पहले से पता था भी वर्टेक्स से जाएगा तो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और सीखनी है मुझे, क्या सीखनी है कि अब तक हमने 2 सिचुएशन तो देखी थी। कौन कौन सी 2 सिचुएशन देख ली मैंने एक सिचुएशन तो ये देखी थी जब मेरा ग्राफ कुछ ऐसा गया था। तो जब मेरा ग्राफ ऐसा गया था तो क्या हुआ बेटा, तब ये हुआ था कि ये 2 जगह कट कर रहा था कि नहीं कर रहा था, कर रहा था। और अगर 2 जगह कट कर रहा था, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब उसके 2 रियल रूट थे। वेरी गुड। दूसरा हमने ग्राफ देखा था थोड़ी देर पहले, पिछला जो एग्जाम्पल था, वो भाई साहब कुछ ऐसे चले गए थे, और वो भाई साहब ऐसे चले गए थे, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को ना तो टच कर रहे थे ना कट कर रहे थे। और जब एक्स एक्सिस को ना टच कर रहे थे ना कट कर रहे थे, इसका मतलब इसका कोई रियल रूट ही नहीं था। तो इस भाई के 2 रियल रूट थे, इस भाई का एक ही रियल रूट था। अब इधर आ जाइए, अब क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये भाई साहब टच कर रहे हैं। और जब ग्राफ, ध्यान रखें, अगर हमारा ये ग्राफ, हमारा ये पैराबोला अगर इस एक्स एक्सिस को टच करे, केवल और केवल टच करे, तो क्या होगा, इसका रूट तो 1 होगा, रूट 2 होंगे, लेकिन वो दोनों सेम होंगे। क्या होंगे, दोनों रूट सेम होंगे। यानी अगर आप मुझसे पूछोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है तो 2 रूट, लेकिन दोनों सेम है, यानी 2 2, दोनों रूट क्या है 2 2। समझ में आ गया। तो जब टच करे, जब भी ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इस तरह से टच करे, तो आप समझ जाना कि यहाँ पर रूट तो 2 ही हैं, लेकिन दोनों रूट क्या है, सेम है, 2, 2। क्लियर। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 2 रियल रूट, ठीक है, एंड समझ में आ गया, दोनों सेम होंगे, एंड बोथ आर सेम। ध्यान रखना, दोनों सेम होंगे, लेकिन वो दोनों रूट सेम होंगे, 2, 2, इस तरह से होंगे, राइट। तो ये तीनों सिचुएशन हमें क्लियर हैं, और अगर हमें तीनों सिचुएशन क्लियर हैं तो मेरे को लगता है एक बेसिक आइडिया जो मुझे देना था ग्राफ का, वो आपको मिल गया होगा, ठीक। और अगर आपको मिल गया तो फाइनली अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ, तो मैं क्या कंक्लूड करूंगा, अगर मैं फाइनली कंक्लूड करना चाहूं तो मैं एक चीज कंक्लूड कर सकता हूं, वो क्या है कि अगर ग्राफ ऐसा जाए, ग्राफ ऐसा जाए और ग्राफ ऐसा जाए, 3 पॉसिबिलिटी ऐसे हो सकती हैं, ग्राफ ऐसा जाए, ठीक, ग्राफ ऐसा जाए और ग्राफ ऐसा जाए। समझ में आ गया, ठीक। अगर इस ग्राफ में बात करेंगे, 2 जगह कट कर रहा है, 2 जगह कट कर रहा है, ठीक। ये कब बनेगा, जब ए पॉजिटिव होगा, ये कब बनेगा, जब ए नेगेटिव होगा, ठीक। इसके कितने रियल रूट होंगे, 2 रियल रूट हैं, ठीक है। ये कब बनेगा, जब डी पॉजिटिव होगा, डी की बात अभी हमने की नहीं है, चलिए। अच्छा, यहाँ ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो क्या होगा, 2 रियल रूट होंगे पर इक्वल होंगे, बोथ आर इक्वल। समझ में आ गया, दोनों इक्वल होंगे, ये तय है, ठीक है। इधर आ जाइए, यहाँ पर क्या हो रहा है, ना तो टच कर रहा है ना कट कर रहा है, तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी, ओके। समझ में आ गया। तो ये बात होगी। तो ये थोड़ा सा एक फंडामेंटल, एक बेसिक आइडिया है कि भाई यहाँ 2 जगह कट करेगा एक्स एक्सिस को, तो 2 रियल रूट, एक्स एक्सिस को टच करेगा तो 2 रियल रूट होंगे, लेकिन दोनों इक्वल होंगे। और एक्स एक्सिस को ना तो टच करेगा ना कट करेगा, इसका मतलब रूट्स इमेजिनरी बोला जाता है, रियल नहीं होता तो इमेजिनरी बोला जाता है। समझ में आ गया। जब कोई चीज़ दुनिया में नहीं है तो इमेजिनरी सपनों में तो है, ठीक है। जैसे मैं बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखता हूँ, वो पूरे नहीं हुए, इसका मतलब क्या है, वो बेटा सपने में, इमेजिनरी है, मिला नहीं है कुछ, ठीक, समझ में आ रहा है। तो वो
ख्वाब जो सपने कहलाते हैं ना वो इमेजनरी तो होते हैं, समझ में आ गया। चलिए तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा ये सिचुएशन क्या है, इस सिचुएशन में बस फर्क क्या है, ए नेगेटिव है, बाकी केसेस तो सेम ही है। इसमें भी 2 रियल रूट हैं, इसमें भी 2 रियल रूट हैं लेकिन इक्वल हैं, इसमें रूट्स आर इमेजनरी। तो सिचुएशंस आर सेम बट केसेस डिफर बाय ए ओनली। अगर ए पॉजिटिव है तो ऐसा होगा और अगर ए नेगेटिव है तो ऐसा होगा, समझ में आ गया। तो ये एक बेसिक आइडिया था, किसका आइडिया था बेटा, ये एक बेसिक आइडिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ का कि किस तरह से हम उसके ग्राफ बना सकते हैं, ठीक। अच्छा मैं कहूँगा कि आप लोगों को एक क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए, है ना। तो एक क्वेश्चन आप अपनी मर्जी से कोई भी क्वेश्चन सोच लो यार, कोई भी क्वेश्चन जो आपको पसंद हो वो सोच लो आप। तो -x² + 5x - 6 ये ज़रूर ट्राई करके दें, बनाइए और बताइए कैसा बनेगा, ठीक। -x² + 5x - 6 बनाइए और बताइए कैसा बनने वाला है, ठीक। सबसे पहले क्या निकालोगे भाई, a कितना है -1, b कितना है 5 और c कितना है -6, ठीक है। अच्छा वर्टेक्स निकाल लिया सबने, -b/2a -b/2a -b² कितना है 25 -4ac 24 / 4a यही आएगा, ठीक। तो कुछ ऐसा लग रहा है, ये बनाएगा इसका वर्टेक्स। चलो ड्रॉ कर लो भाई, ठीक। देखो हर किसी के अंदर अपनी ईमानदारी होती है, अपनी अपनी ईमानदारी है। अब आप लोगों की ईमानदारी है, आपने ईमानदारी से ड्रॉ किया है कि नहीं किया, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। ये आपकी ईमानदारी है, ठीक। मेरा काम क्या है, मेरा काम बताना है ना। और आपका काम क्या है, आपका काम है कि जो मैंने बनाया है वो आपका सही बना है कि नहीं बना, वो देखना है आपको, ठीक है। अच्छा ये बात तो तय है कि ए नेगेटिव है तो क्या बनेगा, डाउनवर्ड की अपवर्ड, डाउनवर्ड बनने वाला है, क्या बनेगा डाउनवर्ड, ठीक है। तो ग्राफ बना लेते हैं, आइए। -5/2 इधर साइड चलो, -5/2 नेगेटिव में इधर होगा और 1/4 इधर होगा पॉजिटिव में, है ना। तो पॉइंट बेटा यहाँ मिल गया तुझे, ये तेरा वर्टेक्स मिल गया तुझे, मिल गया वर्टेक्स। अच्छा वर्टेक्स मिलने के बाद अब मैं ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ, है ना। अच्छा 0 पे वैल्यू देख लो लगे हाथ, 0 पे वैल्यू कितनी है, x = 0 पे इसकी वैल्यू -6 है, 0 पे इसकी वैल्यू -6 है, बस अब बन जाएगा ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ माशे कैसे जाएंगे, ग्राफ माशे ऐसे और ऐसे चले जाएंगे, ये ग्राफ बन गया। थोड़ा सा खराब बना है पर ठीक है, चलता है, समझ में आ गया, ये ग्राफ बन जाएगा। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, इस तरह से ग्राफ बना सकते हैं, ठीक। और ये भी दिख रहा होगा कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, 2 जगह कट कर रहा है, और चूंकि 2 जगह कट कर रहा है इसका मतलब इसके 2 रियल रूट होंगे, राइट है। तो चलिए इसको फिर हम आगे देखेंगे, है ना। तो आप ध्यान रखें किस तरह से हमने ग्राफ प्लॉट करना सीखा है, इसको फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे।